हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लोम बिंदु इसरा और हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके समक्ष। हम क्या कर रहे हैं कवर, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, राइट। सो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, प्रीएम्बल देख लिया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप का ब्रीफली पार्ट हमने देखा और हमने फंडामेंटल राइट्स के साथ शुरुआत करी, जहां पे मैंने आपको बताया कि स्टेट क्या होता है, जहां पे मैंने आपको बताया है कि यार ये जुडिशियल रिव्यू किस चिड़िया का नाम है, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है और क्यों ही ये पावर हमारे कंट्री में हमने यूएसए से अडॉप्ट करी। तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है दोस्तों। आज एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, वही राइट जिसके बारे में पूरी दुनिया में हर एक कोर्ट में गुणगान होता है। छोटे से छोटे घर में, बड़े से बड़े घर में, वकील को देख लीजिए, जज को देख लीजिए, कोर्ट में देख लीजिए, अदालत में देख लीजिए, स्कूल्स में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, वही इक्वालिटी की बात हो रही है। चाहे आप सेक्स की बात कर लीजिए, मेल फीमेल की बात कर लीजिए, चाहे आप धार्मिक ग्राउंड्स पे देख लीजिए, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह इक्वालिटी की चर्चा चलती ही रहती है समाज में। तो आज थोड़ा सा हम मॉडर्न वे में करंट सिचुएशन को समझते हुए हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। सो बेसिकली इक्वालिटी जो आपको दिया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए, हालांकि अच्छे को नहीं पता होता है कि फंडामेंटल राइट्स कितनी है। आपसे अगर मैं ऐसी रैंडमली पूछ लूँ, आप एलएलबी में भी हो, तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना। हमें याद है हमारे सर एडमिशन ही नहीं लेते थे अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती थी कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को जो उनके पास आते थे पढ़ने के लिए हमारी कोचिंग में। तो भाई फंडामेंटल राइट्स कितनी होती हैं? 6 प्रकार की होती है, इतना तो सबको पता होना चाहिए ना। तो आज उन 6 प्रकार की राइट्स में सबसे पहली राइट जो हमें अवेलेबल करी गई है, हमें जो दी गई है, वो है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, इसको हम लोग समझने वाले। ज़्यादा मैं फिलोसफिकल नहीं होंगी यहाँ पे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम जरूर दोस्तों डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में भी किया है। सॉरी, लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। राइट टू इक्वालिटी वी आर गोइंग टू कवर। आर्टिकल्स हम लोग कौन कौन से कवर करने वाले हैं दोस्तों? आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 एंड 18। 17 एंड 18 मेजरली आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है कवर करने की। एक में अनटचेबिलिटी के बारे में दिया गया है, एक में टाइटल्स के बारे में दिया है। दोनों ही आर्टिकल्स अबॉलिशन की बात करते हैं। अबॉलिशन किसकी? छुआछूत, अनटचेबिलिटी की, और अबॉलिशन टाइटल्स का। जैसे महाराजा धीराजा, द ग्रेट, जो टाइटल्स हुआ करते थे, वो टाइटल्स यहाँ पे अब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करे जाएंगे। सो ये दोनों आर्टिकल्स आपकी जिम्मेदारी है। ब्रीफ में आपको कर दूंगी। मेजरली दोस्तों, मेजरली हमारा जो फोकस होने वाला है वो इन 2 आर्टिकल्स के ऊपर होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहीं से उभरता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन के जितने भी इससे लिंक्ड, इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। आर्टिकल 14 भी हम देखेंगे। आर्टिकल 14 में आपको इतना पता होना चाहिए, ये मेरे एलएलबी के वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इन 2 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। तो हमसे ये पूछा गया था कि इन 2 कॉन्सेप्ट्स में वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसमें से वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये पूछा गया था। तो एक हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से, एक हमने यूएसए से लिया है। इन चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। केसेस बहुत होने वाले हैं, ज़्यादा घबराइएगा मत। जो हमारे एलएलबी के कैंडिडेट्स हैं, केस लॉज आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अभी नोट्स बना लीजिए इनके। जो भी केस लॉज आपको हम बताएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर से, ताकि आप जब रिविजन करोगे, जब आप रिविजन करो तो आपको हेल्प करे कि हाँ मैडम ने बताया था, अब मेरा लेक्चर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मेरे लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो आपके नोट्स तैयार है, जब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मान के चलिए आपने रिवाइज किया,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने क्या किया, आपने उठा के लेक्चर खोला, आपने वही पॉइंट लगा दिया। यही अच्छाई होती है टेक्नोलॉजी की, यही अच्छाई है एक जो हम देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें अवेलेबल है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम लोग लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट टू इक्वालिटी हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। अब इक्वालिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की इक्वालिटी का राइट हमें देता है। आर्टिकल 14 जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो कि जनरल वे में है, मतलब आर्टिकल 14 एक जीनस है और 15, 16 कहीं ना कहीं उसी में से एमिनेट हो रहे हैं या उसी में से निकल के आ रहे हैं, उसी के स्पीशीज हैं। तो जनरल वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को बराबरी से हमारे देश में हिस्सेदारी लेने का मौका होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए और सबके ऊपर कानून जो है वो बराबरी से लागू भी किया जाए। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 15 देखिए बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन का। तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स। अब यहाँ पे 5 ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 15 में, 6 क्लॉजेज हैं। अब ये 6 क्लॉजेज किसके किसके बारे में बात करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद 16 यहाँ पे बात करता है एम्प्लॉयमेंट्स के मामलों में, यानी कि इक्वालिटी होगी अपॉर्चुनिटी की, हिस्सेदारी लेने की इक्वालिटी होगी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में। ये आर्टिकल 16 गारंटी करता है। 17, 18 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और एक टाइटल्स को अबॉलिश करता है। लेकिन डॉक्टर से रिलेटेड आपका आर्टिकल 15 यहाँ पे बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 5 ग्राउंड इसमें दिए गए, टोटल 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 15 में, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगेन आर्टिकल 16 की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको हिस्सेदारी अपॉर्चुनिटी लेने का हक होगा, वो अधिकार होगा, उसके बारे में आर्टिकल 16 बात करता है। याद रखिएगा आर्टिकल 17, 18 मैंने पहले भी आपको बताया है। अबॉलिशन की बात करता है, एक अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और दूसरा टाइटल्स को अबॉलिश करता है। लेकिन डॉक्टर और मिलिट्री या अकेडमिक जो आपके टाइटल्स होते हैं जैसे भारत रत्न, ये सब अबॉलिश नहीं है। इसमें बालाजी राघवन का केस है, वो भी आप देखिएगा। बालाजी राघवन अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात होगी दोस्तों आपके आर्टिकल 17 और 18 की। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आर्टिकल 14 जीनस है, आर्टिकल 15, 16 उसके स्पीशीज हैं जो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहते हैं। जैसा मैंने बताया इन सिचुएशंस, जो सिचुएशंस आर्टिकल 15 से लेकर के 18 तक की कवर्ड नहीं है तो उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है वो अप्लाई करा जाता है, जो कि आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलता है। जहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन अलेज किया जाता है या चैलेंज किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। राइट टू इक्वालिटी जो है दोस्तों वो डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना तो पार्लियामेंट ना ही कोई स्टेट लेजिस्लेचर रूल ऑफ लॉ को आर्टिकल 14 से जो निकल के आता है उसको कोई ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता है, यानी कि उसको अपनी पावर को इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करेगा कि आप रूल ऑफ लॉ को कहीं हिट करोगे या हैम्पर करोगे। एंड द होराइजन्स of equality as embodied in Article 14 have been expanding as a result of judicial pronouncements। आर्टिकल 14 को लेके आप देखिएगा कितने सारे केस लॉज हैं, जैसे साबरीमाला वर्डिक्ट, जैसे शायरा बानो, जैसे नवतेज सिंह जौहर का केस। और आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राइट गाइज, चलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसको अक्सर कहा जाता है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसको कहा जाता है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो इंश्योर करता है दैट नो स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। आप प्रेसिडेंट हो, आप पीएम हो, आप एम्बेसडर हो, आप कहीं से आए हो, जो कुछ भी है, लेकिन हम यहाँ पे आपको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। सबके लिए लॉ बराबरी से लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम देखते हैं कि भाई इम्यूनिटी मिली होती है, जैसे एमपीज एमएलएस को इम्यूनिटी मिली हुई है, जैसे प्रेसिडेंट भी कई सारे मामलों में इम्यून होता है। तो वो चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दे के रखी हैं, वो उनका राइट है, वो हमने एक्नॉलेज करा है। बट जनरल वे में लॉ सबके ऊपर बराबरी से लागू किया जाएगा। यही है इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट।
So all equally subject to the ordinary law of the land. No person, whatever is your rank, आप लॉ के ऊपर नहीं है. केस मुझे याद नहीं आ रहा है. केस था आई थिंक विनीत नारायण का केस था, आई थिंक सो, इसमें कहा गया था कि बी यू हाउसोएवर हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू, है ना. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड मीनिंग. एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अडॉप्ट करा है. एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट का जो सेकंड मीनिंग है, जो ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा, एवी डाइसी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी सेकंड मीनिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करती है. बहुत ही डिटेल्ड मेरे पास नोट्स है, अगर आप कहिएगा तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैंने एवी डाइसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने पूरा ले डाउन किया है, तीन मीनिंग्स दी थी उन्होंने, जिसमें से एक दो मीनिंग्स तो हमारे वहां लागू है, थर्ड मीनिंग लागू नहीं है. थर्ड मीनिंग लागू नहीं होती है इंडिया में. बट इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में एक चीज और जान लीजिएगा. दिस हाउएवर इज नॉट एब्सोल्यूट रूल एंड देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शंस. जैसे कि बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स जो आते हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है, उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसेस नहीं कभी जारी किया जाता है. आर्टिकल 361 जो है वो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को देता है, गवर्नर्स को देता है, पब्लिक ऑफिसर्स को देता है और जजेस को देता है. जजेस भी बहुत सारे प्रोटेक्शंस जो है अवेल करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड सम स्पेशल ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट लाइक ट्रेड यूनियंस हैव बीन अकॉर्डेड स्पेशल प्रिविलेजेस बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अन्य लॉज जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए स्पेसिफिकली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नीड के अकॉर्डिंग, और वो ओहदे को रिकॉग्नाइज करते हुए वो हमने दिए. बट जनरल वे में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो एवी डाइसी के सेकंड मीनिंग को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है. आइए आगे आइए, फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की. ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. आर्टिकल 14 में दोनों चीजें दी गई हैं. सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसको कहा जाता है, ये पॉजिटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव कंटेंट होल्ड करके रखता है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आइडेंटिकली सेम लॉ सबके ऊपर लागू किया जाएगा, और दैट every law must have a universal application within the country irrespective of the difference of circumstance. दोस्तों एक बात बताइए, आप खुद अपनी सिचुएशन पे रख के देखिए. आज को मैं हूं, आज को मेरे अलावा बहुत सारी फैकल्टीज यहाँ पे हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो एक तरह से मैं कहूंगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है परफॉर्म करने की, या आपके सामने अपनी नॉलेज रखने की, आपको गाइड करने की, ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको नहीं मिली. तो उंगली सबके लिए बराबर नहीं हो सकती है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से बस इतनी बात करता है कि सबके लिए हर उंगली बराबर नहीं होती है. यानी कि हर इंसान के ऊपर, हर एक इंसान के, हर एक नागरिक के ऊपर हम एक ही लॉ लागू करें, ये सही नहीं है ना. क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूं, मेरे अलावा अगर आप और लोगों को देखो वो अंडर प्रिविलेज्ड है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, नॉट ओनली मॉनिटरी टर्म्स, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड मेनी अदर टर्म्स. आप हो, आपके नीचे बहुत है, आपके ऊपर बहुत है. मैं हूं, मेरे नीचे बहुत है, मेरे ऊपर बहुत है. अब मैं कहूं मेरे नीचे ऊपर जितने भी लोग हैं, भारत में जितने भी लोग हैं, लॉ उनके ऊपर बराबरी से लागू किया जाए, तो ये तो सही नहीं है, है ना. यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है. जब पांचों उंगली बराबर नहीं है तो आप कैसे, इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम पॉजिटिव कहते हैं दोस्तों. अब यू हैव टू टर्न ऑल दीज स्टेटमेंट्स इनटू योर लैंग्वेज. द एग्जामिनर वांट्स टू नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट आई एम टेलिंग यू. मैं आपको जो समझा रही हूं उससे आपके समझ में क्या आ रहा है, उसको आपको अपने शब्दों में मोल्ड करना है. आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आपको पता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या कॉन्सेप्ट है. समझ रहे हो ना. चलिए, इट डिनोट्स दोस्तों, इट डिनोट्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट. मतलब जिस तरह से आपको ट्रीट किया जा रहा है वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही तो हम आपको ट्रीट करेंगे. आप अगर गरीब हो, आपके घर अगर चूल्हा नहीं है, आपके घर अगर गैस नहीं है, तो हम आपको उस आदमी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं जो लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहा है. इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा जब सर्कमस्टांसेस इक्वल होंगी.
equals the law should be equally administrated, that the like, जो एक तरह के लोग हैं उनको एक तरह से ट्रीट करो, जो एक तरह के लोग हैं जिनके मान के चलिए बेचारों की खाली वो अपाहिज है, दे आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, हाथ है तो पैर नहीं है, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर से चलते हैं, तो उनको अलग तरह से ट्रीट करो ना। ये हष्ट पुष्ट आदमी है, इसकी तरह जिस तरह से इसके ऊपर लॉ लागू कर रहे हो उसी तरह इसके ऊपर करोगे तो इक्वालिटी कहां हुई फिर। इसीलिए हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करा। हम स्ट्रिक्ट भी हैं, हम ये कहते हैं कि लॉ सबके ऊपर हम बराबरी से लागू करेंगे दोस्तों, वहीं पे हम ये बात भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जानते हैं हमारे समाज में सब बराबर नहीं है, जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तब। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो लोग जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं, सिमिलरली सिचुएटेड हैं, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट होल्ड करके रखते हैं, उनको हम एक तरह से ट्रीट करेंगे। और वो लोग जिनको एक तरह की दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं लाइफ में, उनको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे ना। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, वेल्थ, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लॉ क्या कहता है, मीन्स नॉट दैट द सेम लॉ शुड अप्लाई टू एवरीवन। ये नहीं कहता है कि आप सेम लॉ सबके ऊपर लागू करो, बट दैट अ लॉ शुड डील अलाइक विथ ऑल इन वन क्लास। जो एक तरह के लोग हैं, जिनको कोई परेशानियां, जो दुविधाएं, उनको आप एक तरह से ट्रीट करो ना, उनके ऊपर लॉ लागू करो उस तरह से। That there should be an equality of treatment under equal circumstances. Equal circumstances में equality होनी चाहिए, equal treatment करोगे आप। It means that equal should not be treated unlike and unlike should not be treated alike. जो एक दूसरे से विपरीत लोग हैं उनको आप एक तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो, जो एक तरह के लोग हैं ना उनको एक तरह से ट्रीट करो ना। Like should be treated alike, जो एक तरह के लोग हैं उनको एक तरह से ट्रीट करो। बस यही कहता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जैसे आपने वो पिक्चर जरूर देखी होगी, मूवी नहीं, एक फोटो, जहां पे 3 इंडिविजुअल्स हैं। एक इंडिविजुअल हैंडीकैप्ड है, ही इज ऑन द चेयर। ऑल द इंडिविजुअल्स आर इन अ स्टेडियम, स्टेडियम में वॉल्स होती हैं, तो वो हैंडीकैप्ड और वो मैच नहीं देख पा रहे बिकॉज ऑफ द वॉल। दूसरा जो बंदा है उसकी हाइट उतनी नहीं है, तो वो सीढ़ी लेके देख रहा है मैच, वो देख पा रहा है, थोड़ा सा देख पा रहा है, इतना यहाँ तक की वॉल आ रही है उसके। और एक इंडिविजुअल है जिसकी अच्छी खासी हाइट है, तब भी वो स्टूल पे खड़े होके देख रहा है मैच, यानी कि अगर स्टूल ना भी होता तो भी वो देख सकता था। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये करता है कि भाई स्टूल उठा के उस पर्सन को दे दिया जिसकी हाइट कम है, सीढ़ी उठा के उस पर्सन को दे दी जो व्हील चेयर पे देख रहा है, ताकि वो एटलीस्ट ऊपर जाके देख पाए, तो स्टूल से उसका काम चल गया। तो इस तरह से हमने एक तरह के लोगों को एक तरह से ट्रीट करा। तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हारे लिए क्या हम लॉ लागू करें, तुम्हें क्या प्रिविलेज दें हम, तुम्हारे तो वैसे ही तुम अच्छे तरीके से देख पा रहे हो मैच। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आगे आइए। अब ये देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन। क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट अलाउज रीजनेबली। अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन को अगर आपको अलाउ करना है, जैसे अगर आप किसी पर्सन को उठा के, किसी ग्रुप से 2 इंडिविजुअल्स को उठा के अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए। रीजनेबली अगर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, रीजनेबली क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो वो अलाउड है। अब क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में देख लो। सबसे पहले आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल या इवेसिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया।
यानी कि रियल और सब्सटेंशियल डिफरेंस या डिस्टिंक्शन करोगे, which distinguishes person or things grouped together in the class from the other left out of it। यानी कि डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो, बट किस ग्राउंड पे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल ग्राउंड्स पे कर रहे हो, रीजनेबिलिटी अगर वहां पे प्रेजेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अनरीजनेबली आप कर रहे हो तो वो ठीक नहीं माना जाएगा, वो आर्टिकल 14 में अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। जिस बेस पे आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, 5 लोग को अलग कर दे रहे हो, तो वो जो ग्राउंड है ना, द डिफरेंशिया अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मस्ट हैव अ रैशनल और रीजनेबल नेक्सस with the object sought to be achieved by the statute in question। For example, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, एक्स लॉ पास किया गया और एक्स लॉ ये कहता है कि इनमें से 5 लोगों को हम अलग करके इनको अलग गवर्न करेंगे, इनके लिए हमने अलग तरह से गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन हमने तैयार किया हुआ है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये कहता है कि अगर इन 5 लोगों को आप अलग कर रहे हो, इस लॉ के थ्रू आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव था कि इन 5 लड़कियों की शादी हो जाए, तो एटलीस्ट ये ऑब्जेक्टिव से आपका ये नेक्सस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए कि 5 लोगों को अलग करने का यही बेसिक रीजन होना चाहिए कि इनकी हम शादी करा देंगे, या एक समय के बाद इनको पढ़ाएंगे, उसके बाद इनकी शादी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप इनसे कुछ काम कराया जा रहा है, इनको अलग तरह से फैक्ट्रियों में दाखिल किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। डिफरेंशिया अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उनका एक रैशनल रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ। आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, आप एजुकेशन देना चाहते हो, तब तो ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ एक नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, कनेक्शन होना चाहिए जो आप कर रहे हो। चलिए आगे आइए। अब ईपी रोयप्पा का केस है, ये आपको नोट से मिल जाएगा। ये न्यू अप्रोच टू इक्वालिटी है, बहुत समय से पूछा नहीं गया है, बट माइट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देख लीजिएगा। ईपी रोयप्पा का केस है जहां पे एक डायनेमिक अप्रोच दिया गया आर्टिकल 14 को। जस्टिस पीएन भगवती जी थे, उन्होंने यहाँ पे कहा इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है विथ मेनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, और इसको हम केबिन नहीं कर सकते, कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, क्रिब नहीं कर सकते विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनेट लिमिट्स। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, द न्यू अप्रोच टू इक्वालिटी। आगे आई, हमारे लिए मेजरली क्या इंपॉर्टेंट है? केस लॉज। सबसे इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे चिरंजीत लाल का केस। चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ था? मिसमैनेजमेंट और निग्लेक्ट था ऑफ कंपनी। इट वॉज क्लोज डाउन, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई। इट अफेक्टेड द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और कंट्रोल ले लिया उस कंपनी के ऊपर। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स वर टेकन ओवर एंड ओल्ड मैनेजमेंट वाज रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे चैलेंज किया गया, कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को ये इन्फ्रिंज कर रहा है क्योंकि एक सिंगल कंपनी और शेयर होल्डर्स को डिसेबल कर दिया आपने, डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कानून बिल्कुल ही वैलिड है जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अ लॉ मे बी वैलिड even though it applies to a single individual on account of some special circumstance or reason applicable to him and not to others। आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, दूसरों पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तब भी वो वैलिड हो सकता है, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। फिर आगे आइए, अमीरुन्निसा बेगम वर्सेस महबूब बेगम 1953 का केस है। डिस्प्यूट था 2 लोगों के बीच में रिगार्डिंग सक्सेशन। एक कानून पास किया गया जिसके वजह से कोर्ट में जाके क्लेम करने का राइट ही खो दिया उन लोगों ने। डिसीजन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट जो है, जो कानून पास किया था सक्सेशन से रिलेटेड, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रीजन दिया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट 2 लेडीज तभी वैलिड होगा अगर वहां पे कोई रीजनेबल ग्राउंड है। उस लॉ के थ्रू अगर आप उनके बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हो या उनको अलग कर रहे हो और लोगों से, तो क्या रीजनेबल ग्राउंड है? उस ग्राउंड पे ये अमीरुन्निसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। एसपी मित्तल का केस देखेगा दोस्तों, 1983 का है। इस केस में ऑरोविले इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1980 के प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। वो प्रोविजन यहाँ पे कहता था
कि it provided for taking over the management of Auroville in Pondicherry for a limited period. Management taken over due to mismanagement and prevailing corruption. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे आइए, ये केस देखिएगा दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 का केस है। एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस रेगुलेशंस वर चैलेंज्ड एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। इसमें डिसीजन क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, यानी कि उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इनवैलिड करार दिया, जो कि बात करता था एयर होस्टेस की टर्मिनेशन, उनके रिटायरमेंट की जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं। कहा कि ये वॉइड है, आर्टिकल 14 के वॉयलेटिव है। हैविंग टेकन द एयर होस्टेस इन सर्विस एंड आफ्टर हैविंग यूटिलाइज्ड, आपने उनसे काम करा लिया 4 साल तक की, और अब आप कह रहे हैं कि उनकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी जैसे ही वो प्रेग्नेंट होंगी। कोर्ट ने कहा ये आप पुअर एयर होस्टेस को कंपेल कर रहे हो कि वो अपनी फैमिली ना बढ़ाएं। इट डज अमाउंटेड टू इंटरफेयर एंड डाइवर्ट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर है ये। इट वॉज हेल्ड एज अ क्रूअल एक्ट बट एन ओपन इंसल्ट टू इंडियन वुमेनहुड। बहुत डांट फटकार लगाई यहाँ पे एयर इंडिया के केस में। आगे आइए, ये केस देखिएगा, अनवर अली सरकार का, और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अनवर अली सरकार के केस में, केस था 1953 का, एक कानून पास किया गया था फॉर स्पीडी ट्रायल इन सर्टेन ऑफेंसेस। इट प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेशल प्रोसीजर विच कोर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन केसेस टू रेफर टू इट। तो कोर्ट के पास उससे रिलेटेड केसेस जाएंगे जो कि इस कानून में दिए गए हैं, तो कोर्ट अलग प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, स्पीडी ट्रायल होगा। पावर वाज कन्फर्ड ऑन गवर्नमेंट। अब पावर किसको दी? सरकार को दे दी कि आप क्लासिफाई करेंगे ऑफेंसेस, क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस, क्लासेस और केसेस ऑफ, जो भी केसेस जाएंगे कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के लिए, वो भी कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देयर वर नो गाइडलाइंस, कोई भी पॉलिसी नहीं थी कि सरकार को कौन यहाँ पे गाइड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया, सेक्शन 5(1) ऑफ द एक्ट इज वॉइड एज इट कन्फर्ड आर्बिट्री पावर ऑन द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई। एक्ट डिडंट ले डाउन, कानून में कोई भी ऐसा प्रोविजन, पॉलिसी नहीं दी गई है कि यहाँ पे किस बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो। कोर्ट ने कहा इट कन्फर्ड आर्बिट्री पावर ऑन द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई ऑफेंसेस। एक्ट डिडंट प्ले एनी पॉलिसी गाइडलाइंस, कोई है ही नहीं। द कोर्ट सेड द स्पीडी ट्रायल इज डिजायरेबल, हर केस में डिजायरेबल है, आपका कौन सा अनोखा केस है। सो इट इज द ऑब्जेक्ट, इस बेस पे आप डिफरेंस नहीं कर सकते, ये उस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। आपने इन केसेस को अलग कैसे किया ये प्रूव करिए ना। द एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन एज वेग एक्सप्रेशंस वर स्पीडियर ट्रायल होगा। अरे हर केस का स्पीडियर ट्रायल होगा। द डिफरेंशिया एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ कांट बी द बेसिस फॉर डिफरेंशिया। डिफरेंशिया और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। हम ये देखेंगे कि आपने एक ग्रुप से लोगों को हटाया है, एक ग्रुप से केसेस को निकाल के अलग किया है, तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होना चाहिए, कोई नेक्सस, कोई रैशनल बेसिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने अलग कर लिया, तो वो अलग करने का क्या रीजन था? कोई कानून था, कानून का क्या ऑब्जेक्ट था? उन दोनों के बीच में भी तो नेक्सस होना चाहिए। कहा डिफरेंशिया एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ कांट बी द बेसिस ऑफ डिफरेंशिया। नेक्सस होना चाहिए ना। Such a law is not valid if proper guidelines are given and the special procedure prescribed are not substantially different from ordinary procedure. Special prescription, आप special procedure बता रहे हो, ये कोई ordinary law से अलग थोड़ी ना है, एक ही चीज है। ये कहा, आगे आइए। केस देख लीजिए दोस्तों, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। जस्टिस खन्ना ने यहाँ पे कहा रूल ऑफ लॉ इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रीनेस। हर सोसाइटी में आर्बिट्रीनेस के खिलाफ इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। सोमराज व स्टेट ऑफ हरियाणा केस, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के केसेस हैं आपके, याद रखिएगा। AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट ऑब्जर्व रूल ऑफ लॉ रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड थ्रू एवरी प्रोविजन। केशवानंद भारती, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ दोस्तों? द टर्म रूल ऑफ लॉ एज इट इज, एक एक पॉइंट, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बताने वाली, बहुत बेसिक चीजें हैं,
एज इट इज लर्न करना है बस। फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट, इससे हमने डिराइव करा है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ मैन। रूल ऑफ मैन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। आर्बिट्रीनेस, मनमानी नहीं चलेगी। सर एडवर्ड कोक इसके ओरिजिनेटर है। इसका ऑब्जेक्ट है चेक्स एंड कंट्रोल होना चाहिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी पावर पे। एवी डाइसी की बुक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 प्रिंसिपल्स थे जो मैं आपको बता रही थी, तीनों प्रिंसिपल्स। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री पावर। ठीक बात है, ये हमारी कंट्री में है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारी कंट्री में है। थर्ड मीनिंग जो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। क्या ये सच है? क्या हमारे देश का जो संविधान है वो, क्या उस संविधान का जन्म क्या लोगों की राइट्स के वजह से हुआ है? अब वो लोगों की राइट्स को किसने डिटरमाइन किया है? कोर्ट से डिटरमाइन करा। क्या ये सच है? नहीं, ये ब्रिटेन में लागू है, इंडिया में नहीं। तो एवी डाइसी याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी दोनों हमारे वहां लागू होता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट यहां लागू नहीं होता। आगे आइए, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके रूल ऑफ लॉ के। इट इज अ सुप्रीम लॉ एंड अबव एवरीथिंग, नो वन इज अबव द लॉ, ऑल थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज। कोई भी यहाँ पे किसी को सफर नहीं कराया जाएगा एक्सेप्ट फॉर अ लॉ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Discretionary power should be exercised within reasonable limits set by the law. Safeguard against executive abuse of power. Judiciary independent impartial होनी चाहिए, just and fair procedure होना चाहिए, speedy trial होना चाहिए। ये सारे principles हैं रूल ऑफ लॉ के। दोस्तों इसी के साथ हमारा आर्टिकल 14 हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 पे हम लोग आएंगे। आर्टिकल 15 दोस्तों रेडी हो जाइए, बेयर एक्ट में ओपन कर लीजिएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी ग्राउंड पे। अच्छा, इनमें 2 चीजों को ध्यान रखिएगा, ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑन और एनी ऑफ देम। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर कोई ग्राउंड होगा तो क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से हमें क्लियर होता है। ओनली वर्ड यूज किया गया है, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। जी हाँ, किसी अन्य ग्राउंड पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है, सब क्लॉज 2। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है कि कोई भी सिटीजन को, किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी ग्राउंड के वजह से डिसेबल नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। अगर मान के चलिए उसको किसी शॉप, किसी दुकान पे जाना है, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट जाना है, किसी होटल पे जाना है, किसी पब्लिक एंट्री मूवी देखने जाना है मान के चलिए, या मान के चलिए उसको कुएं का यूज करना है, टैंक्स का, ये पहले के पर्सपेक्टिव से ज्यादा आर्टिकल का यूज होता था, जहां पे बहुत सारी बेदिंग घाट्स होती थी, अब लोगों को मना किया जाता था, रोका जाता था। तो इसीलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में हमने ये कहा कि किसी भी पर्सन को डिसेबल नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, लायबल नहीं ठहराया जाएगा या उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी इन ग्राउंड्स पे। जैसे अगर उसको किसी शॉप का एक्सेस करना है, किसी बेदिंग घाट जाना है, तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आर्टिकल स्टेट एज वेल एज सिटीजन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यानी कि स्टेट भी कोई ऐसा कानून, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगा कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करो, डिसेबल करो, लायबल ठहराओ, कंडीशन इंपोज करो, और कोई पर्सन भी नहीं कर सकता है। क्लॉज 3 विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर देता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, यानी कि स्टेट चाहे तो लॉज बना सकता है, और बहुत सारे लॉज इसके अंदर बनाए भी गए हैं। मुझे मोस्ट रिसेंट याद आ रहा है जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के प्रति। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की। अब आप ध्यान रखिएगा कि 1951 में जब
या 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, तब ये सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स, 3 ही क्लॉजेस थे। ये 4th क्लॉज जो है, ये 4th क्लॉज ऐड किया गया है दोस्तों। दिस हैज बीन एडेड आफ्टर अ लैंडमार्क केस, चंपाकम दोराईराजन के केस के बाद इसको हमने इंसर्ट किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के रूप में। कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, shall prevent the state from making any special provisions for the advancements of the socially and educationally backward यानी कि SEBCs और for the scheduled castes or the scheduled tribes and the scheduled tribes। तो इसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हुआ था, तब हमने इसको इंसर्ट कर दिया था इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 साल के अंदर अंदर ये चेंज आया। रिजर्वेशन एक तरह से रिजर्वेशन करने की बात करी जा रही है कि अगर हम कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाते हैं, अगर स्टेट कोई ऐसा प्रोविजन बनाता है, स्पेशल प्रोविजन जिसके लिए SEBCs को एडवांस किया जाए, एडवांसमेंट किया जाए, उनका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का एडवांसमेंट किया जाए, तो ये अलाउड रहेगा। फिर उसके बाद क्लॉज 5 की हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, क्लॉज 5 यहाँ पे बात करता है nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision। लॉ बना के पार्लियामेंट के द्वारा अगर मान के चलिए कोई लॉ पास किया जा रहा है, किस लिए? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट्स टू देयर एडमिशन to educational institutions including private education institutions। एडेड हो चाहे अनएडेड हो, इससे मतलब नहीं है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस यहां से एक्सक्लूडेड रहेंगे। तो क्लॉज 4 में हमने क्या कहा? क्लॉज 4 में हमने कहा कि एडवांसमेंट किया जाएगा SEBCs का, SCs का, STs का। क्लॉज 5 में हमने कहा कि यहां पे हम स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू एडमिशंस in education institutions including private education institutions, एडेड हो चाहे अनएडेड हो, हमें इससे मतलब। फिर ये आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको इंसर्ट किया। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ये हमने 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था, और इसका मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, ये 3 अमेंडमेंट्स हमने आर्टिकल 15 में देखे। ये EWS से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, स्पेशल प्रोविजंस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाए गए हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। 6 में अब मैंने आपको बताया आर्टिकल 15 क्लॉज 3, दिस क्लॉज वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एज द कॉन्सिक्वेंस। क्यों ऐड किया गया था? क्योंकि चंपाकम दोराईराजन का केस बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है इस पे। चंपाकम दोराईराजन 1951 का केस था, इसमें मद्रास गवर्नमेंट ने कम्युनल ऑर्डर इशू किया जिसमें सीट्स रिजर्व करी इन दी स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे एंड कास्ट प्रपोर्शंस के बेस पे, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा था बाय डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन दीज ग्राउंड्स। आपने रिलीजन, रेस, कास्ट पे आपने ये रिजर्वेशन कर दिए। द गवर्नमेंट सेड कि ऑर्डर हमने किया है, इट इज एम टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज फोकसिंग ऑन द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस, जैसे कि SCs और STs। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट डीम्ड दैट द ऑर्डर वाज वॉइड as it contravened Article 15 Clause 1, emphasizing while fundamental rights were enforceable, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल हैं और ये कोर्ट की ड्यूटी है जस्टिसेबल प्रोविजंस को एक्सक्लूसिवली हम अपहेल्ड करेंगे रादर देन नॉन जस्टिसेबल प्रोविजंस को। तो कहा आर्टिकल 45 को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ऐसा करोगे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर पार्लियामेंट ने यहाँ पे 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास करके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस ले डाउन कर दिए फॉर SCBCs एंड SCs एंड STs। आगे आइए, फिर मैंने आपको बताया था अशोक कुमार ठाकुर का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन पॉलिसी जो OBCs की है स्टेट मेंटेन्ड एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसको अपहेल्ड किया। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
और साथ ही सेंट्रल एजुकेशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट, ये चैलेंज किया गया था अशोक कुमार ठाकुर के केस में। कहा 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी ठीक है और ये एक्ट भी चैलेंज किया गया था, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006। कहा ये दोनों कानून वैलिड है इन अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो 15 के पर्सपेक्टिव से ये केसेस जरूर याद रखिएगा। और रिजर्वेशन से रिलेटेड MR बालाजी, इंदिरा साहनी, ये सब अभी हम लोग आगे देखेंगे इन आर्टिकल 16। आगे आइए। तो ये दोस्तों बात हो गई आर्टिकल 15 की। अब आर्टिकल 16 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 16 सबसे पहले क्लॉज 1 यहाँ पे इक्वालिटी की बात करता है। क्या? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर हुम, फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस इन दी स्टेट। फिर दूसरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। नो सिटीजन शैल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इसमें 2 ग्राउंड्स ऐड हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के ग्राउंड पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो या उनको इनएलिजिबल नहीं करार दे सकते हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट या आपको जॉब नहीं मिलेगी भारत में। फिर यहाँ पे आर्टिकल 16(3) जो है ये पार्लियामेंट की पावर की बात करता है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी जॉब है, मान के चलिए जहाँ पे स्पेशल फोकस या स्पेशल जो राइट है वो आपका एम्प्लॉयमेंट का तभी अराइज होगा जब आप पर्टिकुलर रेसिडेंस के हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हैं, रिसाइड करते हैं, तो पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है। पार्लियामेंट यहाँ पे कोई भी लॉ बना सकता है रिगार्डिंग टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस, सरकार में या किसी लोकल या अदर अथॉरिटी में, स्टेट में या किसी यूटी में, कि आपका रिक्वायरमेंट है, आपका यहाँ का रेसिडेंस हो, ये जरूरी है, ये कर सकता है पार्लियामेंट। अब देखिएगा यहाँ पे कहानी में बहुत ट्विस्ट आएगा। जैसे 15 में 4 नहीं था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था, 16 में 4 था, पहले 16 में 4 था, 16(4) कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 16 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट का रिजर्वेशन किया जा सकता है किसके लिए? इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। कैसे पता चलेगा? जो कोर्ट के, जो स्टेट के ओपिनियन में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट के सर्विसेज में, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे। किसके लिए? अपॉइंटमेंट के लिए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए ऐसा रिजर्वेशन किया जा सकता है। ये आपके 16(4) में दिया था। 16(1) में जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट। नंबर 2 नो डिस्क्रिमिनेशन, डिसेंट और रेसिडेंस एक और ग्राउंड। पार्लियामेंट की पावर 16(3) में। 16(4) में हम रिजर्वेशन करेंगे किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जब वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विसेज इन द स्टेट। अब देखिए कहानी। 4A 4B 2 प्रोविजंस आपको दिख रहे हैं। 4A में एक और प्रिंसिपल है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का। ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। 4A को दोस्तों ऐड किया गया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 4B को जो है वो ऐड किया गया था 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और आर्टिकल 77th अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद आर्टिकल 4A हमने इंसर्ट किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आने लगी रिगार्डिंग द कैचअप रूल। कैचअप रूल आया, आई विल टेल यू व्हाट इज द कैचअप रूल। उस कैचअप रूल को ओवरटर्न करने के लिए अगेन पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया आर्टिकल 4A के माध्यम से, जहां पे इन्होंने 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को यहां पे इन्वोक किया या इंसर्ट किया। ये सारी चीजें आप देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल में। इसके बाद एक प्रोविजन है, अगेन ये आपका रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। 16(6) अगेन EWS से रिलेटेड है। 16(6) 103 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट किया हमने। 5 जो है ये आपके रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। सिमिलरली जैसे कि मान के चलिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजियस बॉडी है जहां पे पोस्ट जो होल्ड करने की पावर है
वो एक स्पेसिफिक रिलीजन के बंदा ही होल्ड कर सकता है। तो ये पावर है, ये आर्टिकल 16(5) के अंदर किया जा सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ कोई रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। आप एक धार्मिक रिलीजन से आप एक रिलीजन होल्ड के हों, मान के चलिए हिंदूज के लिए वो पोस्ट निर्धारित करी गई है, तो एक हिंदू हो, ये गलत नहीं है, ये सही है 16(4) के हिसाब से, 16(5) के हिसाब से। 16(6) EWS से रिलेटेड ही आप देख लीजिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 77, 85 और 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो 4A के माध्यम से हमने क्या किया दोस्तों, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के कॉन्सेप्ट को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक के हम रिजर्वेशन कर रहे थे किसमें, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट करने की बात करी, अपॉइंटमेंट और पोस्ट में। 4 में हम वैसे भी रिजर्वेशन कर रहे थे, इनको जरूरत आन पड़ी कि जॉब में तो वैसे भी रिजर्वेशन हो रहा है, हम प्रमोशन में भी मतलब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लेके आएंगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। ये विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बाद में आया है। और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन दी सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसीज नहीं आते हैं, विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दी सर्विसेज इन द स्टेट। एक बात, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पूरा एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा दूंगी। 4B में इन्होंने क्या करा, होता क्या है कि पहले 4B से पहले क्लियर नहीं था कि अक्सर आप देखते हो ना कि जब जैसे डीजेएस का नोटिफिकेशन आया, एमपीजेएस का नोटिफिकेशन आया, जब भी स्टेट सर्विसेज के नोटिफिकेशंस आते हैं तो क्लियर नहीं होता है कि अनफिल्ड वैकेंसीज, पहले नहीं क्लियर होता था कि लास्ट ईयर जैसे 2020 में या 2023 ले लीजिए, 2023 में 100 सीटें निकली, 100 सीटों में खाली 80 सीटों पे सिलेक्शंस हुए, तो 20 सीटें अनरिजर्व्ड रह गई, मतलब 20 सीटों पे अनफिल्ड रह गई, अनरिजर्व्ड नहीं अनफिल्ड रह गई। तो 2024 में जब वैकेंसी निकलेगी 100 वैकेंसीज, इसमें 20-42 सीटें भी तो होंगी जो पहले नहीं थी, जो पहले फिल नहीं हुई, तो टोटल 120 सीटों पे सिलेक्शंस होंगे। उसी के बारे में आर्टिकल 4B, आर्टिकल 16 4B बात करता है, कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज। अब होता क्या है, 50% रिजर्वेशन की सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी इंदिरा साहनी के केस ने। तो अगर मान के चलिए रिजर्वेशन के मामले में, अगर रिजर्वेशन के मामले में जब आप अनफिल्ड वैकेंसीज को इस साल काउंट कर रहे हो और अगर 50% एक्सीड हो रहा है, तो क्या तब भी इंदिरा साहनी वाला रूल लगेगा? यहाँ पे इससे क्लियर होता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4A। इसको हम एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज ट्रीट करेंगे, इसीलिए आप जब भी देखोगे नोटिफिकेशन में अनरिजर्व्ड वैकेंसीज, अनफिल्ड वैकेंसीज लिख के आएगा। To be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together। 120 सीटें हैं बट वो 20 सीटें सेपरेट क्लास ट्रीट किए जा रहे हैं लास्ट ईयर की, in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। तो ये आर्टिकल 4B से हमें क्लियर होता है रिगार्डिंग द अनफिल्ड वैकेंसीज। इनको हम सेपरेट क्लास ट्रीट करेंगे। 50% की सीलिंग लिमिट हम उन्हीं सीट्स पे लगाएंगे ना जो इस साल आपने वैकेंसीज रिलीज करी है, नोटिफाई करी है। अब जब उन 20 वैकेंसीज को हम सेपरेट क्लास ट्रीट कर रहे हैं तो हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते 50% की सीलिंग लिमिट देखने के लिए। ये कह रहा है 4B। आगे आइए, 5 और 6 मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला केस बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। इस केस में मैसूर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा जहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, बैकवर्ड क्लासेस को करीबन 68% सीटें रिजर्व कर दी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में, अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि रिजर्वेशन आर्टिकल 15(4), 16(4) के रीजनेबल लिमिट्स के अंदर करिए, जनरली स्पीकिंग 50% से कम करिएगा। एमआर बालाजी का केस वन ऑफ द फर्स्ट केसेस था। फिर उसके बाद आपका देवदासन का केस एक बार देखिए।
देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964, इस केस में सरकार ने 17.5% सीटें जो है सेंट्रल सर्विसेज में रिजर्व कर दी, बट प्रोवाइडेड फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज फॉर नेक्स्ट ईयर। इस केस में इट हैपेंड दैट बाय दिस प्रोविजन 29 आउट ऑफ 45 सीट्स वर रिजर्व्ड। इसकी वजह से हुआ क्या, 29 सीटें, 45 सीटों में 29 सीटें खाली रिजर्व कैटेगरी को चली गई। द कोर्ट फॉलोइंग बालाजीज रूल इनवैलिडेटेड द कैरी फॉरवर्ड रूल एज इट एक्सीडेड 50% लिमिट। इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया था। देवदासन के केस में कहा कैरी फॉरवर्ड रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसीलिए 4B में हमने देखा ना, 4B में हमने क्या देखा कि आपने कैरी फॉरवर्ड को सेपरेट वैकेंसी हमने ट्रीट कर लिया है, सेपरेट अनफिल्ड वैकेंसीज ट्रीट कर लिया है, सेपरेट क्लास। फिर उसके बाद NM थॉमस का केस है, 1976 का केस है। इस केस में सिंपल बात कही है, आर्टिकल 15(4), 16(4) एक्सेप्शंस नहीं है, बट ये असर्शंस एंड डायरेक्शंस है टू टेक एफर्मेटिव एक्शंस, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। मतलब लोग कहते हैं ना कि यार रिजर्वेशन कर, आप एक बार बोलते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग को बराबर ट्रीट किया जाएगा, इक्वालिटी होगी, फिर आप दूसरी तरफ रिजर्वेशन करके अपनी ही बात को नकारते हो, क्या ये एक्सेप्शन है? तो NM थॉमस के केस में एक्सेप्शंस को मना किया, कहा ये डिस्क्रिशनरी पावर है, सरकार के ऊपर कोई बंदूक का नाल थोड़ी ना है कि आपको रिजर्वेशन करना है, आप कर रहे हैं तो करिए, ये मैंडेटरी नहीं है। इट अपहेल्ड कैरी फॉरवर्ड रूल, NM थॉमस में कैरी फॉरवर्ड रूल को अपहेल्ड। देखिए चेंजेस आए हर गवर्नमेंट में, हर जब आप देखोगे केसेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है। कैरी फॉरवर्ड रूल को इन्होंने अपहेल्ड किया एंड एक्सेप्टेड रीजनिंग कंसिडरिंग द सुप्रीम कोर्ट, कंसिडरिंग द SC/ST population and their representation state services में it was much below and they said to bring equality state could make reservation to any extent। भाई वो पिछड़ा है वर्ग, इतना ज्यादा समाज में स्टेट सर्विसेज में है ही नहीं, तो उनके लिए आप करिए ना अनफिल्ड वैकेंसीज, आगे लेके आइए, सेपरेट क्लास की तरह हम ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। फिर आता है इंदिरा साहनी का वर्डिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, इसी में 50% रिजर्वेशन रूल आया था। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में हम बहुत ज़्यादा पूरी कहानी, मंडल कमीशन केस भी इसको कहा जाता है, बहुत सारी हिस्ट्री रही है इसके पीछे की, अभी हम लोग सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर। सो बेसिकली इस केस में कहा गया जो रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) में हो रहा है ये 50% एक्सीड नहीं होना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये परसेंटेज एक्सीड हो सकता है, वो वैलिड ग्राउंड्स पे होगा। वैसे इस रिजर्वेशन 50% के बाद अलाउड नहीं होगा। कहा आर्टिकल 16 जो है क्लॉज 1, मतलब एक बार आप कह रहे हो डिस्क्रिमिनेशन करोगे नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन होगा, तो कहा इस केस में भी क्लियर किया गया कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कहा जाता है इट इज अ एनेबलिंग प्रोविजन। और इंदिरा साहनी केस में जो कैरी फॉरवर्ड रूल है इसके लिए भी कहा गया था कि 50% का ब्रीच नहीं होना चाहिए, 50% रूल का ब्रीच, इसीलिए हम इसको सेपरेट क्लास ट्रीट करते हैं जो हमने प्रोविजन डाला अमेंडमेंट के थ्रू। आगे आइए, फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये M नागराज, दोस्तों M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2006 का। इस केस में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 82nd, 85th, इन सारे अमेंडमेंट एक्ट्स को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने इन अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मामले में 3 रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करी। पहले इन्होंने कहा कि बैकवर्डनेस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करी जाए, पता चले, ये स्टेट को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग पिछड़े हैं, पिछड़ा वर्ग कैसे माना जाएगा। फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में जहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जा रही है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब में या उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो भी मेंटेन्ड रहे। ये 3 पैरामीटर्स थे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मामलों में इन्होंने, जो M नागराज के केस में इंट्रोड्यूस किए। फिर उसके बाद 2018 का एक वर्डिक्ट है, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। अब इसमें क्या हुआ, इसमें M नागराज में जो पैरामीटर्स आए थे इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया
स्ट्रक डाउन का मतलब जानते हैं ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। और एज पर मतलब पर इंक्यूरियम इन्होंने कहा, इट इज पर इंक्यूरियम डिमॉन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस के पर्पस के एस्पेक्ट में, और साथ ही क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर एससीज एंड एसटीज। इंट्रोड्यूस्ड क्रीमी लेयर्स एक्सक्लूजन, जर्नल सिंह। इनको आप डिटेल में भी कहीं पे भी इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। ये आपका जर्नल। इसके बाद एक पवित्रा का भी केस है, वो भी आप देख सकते हैं। कर्नाटका में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था 2022 में, ये भी मैं आपको बता दूंगी। दोस्तों एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया है, ये आपकी जिम्मेदारी है केस का साइटेशन पूरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि मेरे पास था, लेकिन आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए। तो यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज से रिलेटेड जो केस अभी रिसेंटली 2024 में आया, कुछ इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, जैसे क्या एससीज और एसटीज का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्या एससीज का सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ये देखिए। फिर दूसरा सवाल था, क्या शेड्यूल कास्ट होमोजेनस ग्रुप है, यानी कि कंप्लीट ग्रुप है, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, सारे क्लासेस सारी कम्युनिटीज उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर आर्टिकल 341 से रिलेटेड एक सवाल था, एक इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वेदर आर्टिकल 341 क्रिएट्स अ होमोजेनस क्लास बाय डीमिंग फिक्शन बाय द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल। और लास्टली स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन, क्या हद होगी, क्या एक्सटेंट होगी, क्या लिमिट होगी। तो पहला जो सवाल था, फर्स्ट जो इशू था वो ये था, वेदर सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, शेड्यूल कास्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अगर रैशनल प्रिंसिपल है ऑफ डिफरेंशिएशन, वही अनवर अली सरकार का केस याद आ रहा है, एंड इफ द रैशनल प्रिंसिपल हैज अ नेक्सस विद द पर्पस ऑफ सब क्लासिफिकेशन। सब क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव सब्सटैंटिव इक्वालिटी। फिर उसके बाद होमोजेनस माना जाएगा शेड्यूल कास्ट को, नो, कहा ये होमोजेनस नहीं है, सबको इंक्लूड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास एविडेंस है जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी हो रही है। तो शेड्यूल कास्ट होमोजेनस नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है क्लास। फिर डीमिंग फिक्शन की जो बात थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, बिकॉज द इंक्लूजन डज नॉट, मतलब इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल कास्ट does not automatically lead to the formation of a uniform and internally homogeneous class, जिसको हम further classify नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 341 में जो कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम further classification नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 341 creates a legal fiction for limited purpose of identification of scheduled castes for by distinguishing them from other groups। 341 के लैंग्वेज से रिलेटेड ये क्लैरिटी दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद लिमिट क्या होगी सब क्लासिफिकेशन की, कहा स्टेट के पास सब क्लासिफिकेशन करने की पावर हम चलिए दे रहे हैं, आप उसको क्वांटिफिएबल और डिमॉन्स्ट्रेट डेटा के ऊपर ही करेंगे। लेवल ऑफ बैकवर्डनेस क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट में, रिप्रेजेंटेशन है उस स्टेट में उन लोगों का जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। The model of sub classification will be unconstitutional, ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सब क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर आप इसमें से कुछ शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट से हटा रहे हो, ये असंवैधानिक हो जाएगा। डपटी लगाई, केस लॉ आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगी। इसी केस से दोस्तों, इसी केस से ईवी चेन्नैया के जजमेंट को ओवर रूल किया गया। ईवी चेन्नैया का जजमेंट देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का केस था ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये जो कानून था ये सब क्लासिफाई करता था एससी कम्युनिटीज को और स्पेसिफिक कोटास देता था हर सब ग्रुप को। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि एससी लिस्ट जो है इसको सिंगल होमोजेनस ग्रुप ट्रीट करो ना, जिसको अभी मना करा है। The act sub-classification of SC communities was deemed a violation of right to equality as it differentiated between communities within the SC category. Constitutional basis, according to Article 341 of the Constitution, the authority to create and manage the list of SC communities rests with the President. ये लिस्ट होती है। शेड्यूल कास्ट क्या है? एक लिस्ट ही तो है ना, लिस्ट ही है जो प्रेसिडेंट प्रिपेयर करते हैं, ये उनका जिम्मेदारी है।
कोर्ट रूल दैट द स्टेट डू नॉट हैव द पावर, लेकिन अब इन सारी चीजों को ओवर रूल कर दिया गया इन दी 2004 वर्डिक्ट। एक चीज मुझे आपको बतानी थी जो मैंने मिस आउट कर दिया, अच्छा ये भी बताइएगा, आर्टिकल 335 का प्रोवाइजो है ना, जहां पे आप देखते हो ना, आप कहते हो कि मैम मार्क्स में डिफरेंस होता है, 400 नंबर लाना होता है मेंस में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को, वहीं पे 250 280 नंबर में SC ST कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो ये प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट इन मेकिंग ऑफ एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। ये प्रोविजन है, ये देखिए, ये एडवांसमेंट के लिए डाला गया। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और साथ ही साथ वीरपाल सिंह का केस, ये दोनों केसेस आपको देखने, हुआ क्या था, इन दोनों ही केसेस में कैचअप रूल को ले डाउन करा गया था। मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। होता क्या है, जैसे रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसी रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में क्रीमी लेयर हमने इंदिरा साहनी केस में इंट्रोड्यूस किया था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। सो रिजर्वेशन में बेसिकली होता क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 1000 सीट्स हैं, तो इन 1000 सीट्स में आप कहते हो कि भाई 500 सीटें या 600 सीटें हम जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं और बाकी 400 सीटें हम रिजर्व कैटेगरी के लिए रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो रिजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांसमेंट के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए किया जाता है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया बाय द 77th अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि एक स्टेज होती है जॉब पाने की, रिजर्वेशन मिल रहा है, यस मैम मिल रहा है। फिर जब बात आती है प्रमोशन की, तो क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, यस मैम मिल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि मैम ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का क्या मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ए, ये जनरल कैटेगरी का है, एक बंदा है बी, ये रिजर्व्ड कैटेगरी का है, ये रिजर्व कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम गॉट देयर जॉब इन 2020। हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। 2020 में इनको जॉब मिली। अब 2020 में जॉब मिली तो ये जनरल कैटेगरी का है, ये रिजर्व कैटेगरी का है। या इस तरह से देख लीजिए, रिजर्व कैटेगरी वाले को 2020 में जॉब मिली और जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 2019 में ही जॉब मिल गई थी। तो अब भाई 3 साल हो गए, 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 2022 में प्रमोशन की बात आई इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन मिलेगा। फिर उसके बाद प्रमोशन के मामले में इनके पास रिजर्वेशन रहेगा। 2020 में इनको जॉब मिली, अराउंड 2.5-3 साल के बाद 2020 से लेकर के 21, 21 से लेकर के 22, 22 से लेकर के 23, 23 में अराउंड इनके प्रमोशन की बात हुई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दोस्तों ये 22 में प्रमोशन पा चुका है, ये 23 में प्रमोशन पा चुका है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये कहता है कि इनको रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 2023 में मान के चलिए अगर रिजर्वेशन मिलता है और 2023 में जाके ये सेम पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये कहता है कि जब ये जाएंगे, जब ये प्रमोशन पाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीनियर हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी के सीनियर हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इनको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट मेड इन आर्टिकल 4A 16(4)A। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये हासिल कर लेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन पाने के बाद भी कॉन्सिक्वेंशियल इनको सीनियरिटी मिलेगी जब एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जाएगा ओवर दी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ध्यान में रखिएगा, ये बात हो गई कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से पहले ये 2 केसेस थे, अजीत सिंह और वीरपाल सिंह का केस, जहां पे कैचअप रूल आया था। कैचअप रूल ये कह रहा था कि जब एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जा रहा है ऊपर, प्रमोशन पा रहा है, तो भाई जो उसूल है उस हिसाब से चलिए ना। कैचअप रूल कह रहा है कि वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सीनियरिटी पाएगा। laid down under which senior general candidate who were promoted after SC candidates would regain their seniority over SC ST's candidate। इसको डाइल्यूट कर दिया 16(4)A के माध्यम से 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करके। समझ रहे हो, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से CS हम लेके आए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है,
मैं पूरी सीक्वेंस है, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। ये आपके 82nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था आर्टिकल 335 में, देख लीजिएगा इसको, जहाँ पे हम रिलैक्सेशन देते हैं इन क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अजीत सिंह और वीरपाल सिंह के केस को डाइल्यूट कर दिया 16(4)(a) के अंदर CS ला के, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ला के। आई होप यू गेट माई पॉइंट गाइज। अब इसी से रिलेटेड आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं। एक तो आर्बिट्रीनेस इज एंटीथेसिस टू आर्टिकल 14 के अंदर ये बताना है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंटरप्रेटेड एज टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपको बताना है केस लॉज के माध्यम से। दोस्तों इसी के साथ हमने इक्वालिटी को कवर करा है। बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए एक लिमिटेड स्पेस में कवर करना, बट जितने भी केसेस मैं इंक्लूड कर सकती थी इस कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट वे में आपको समझाने के लिए, वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं। 14 हमने कवर कर लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने सारे 6 क्लॉजेस देख लिए हैं। 16 के हम लोगों ने इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट 6 क्लॉजेस देख लिए हैं। और 17, 18 आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दुविधा आए तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीडम के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लव्ड टुडे सेशन, और बस यही एम टारगेट है कि आप लोगों का एक बेस तैयार हो जाए। जो भी LLB के कैंडिडेट्स हमें देख रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप करेंटली क्या परस्यू कर रहे हो। यू आर एन LLB प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, यू आर अ ड्रॉपर, क्या प्लान क्या है आपका, ये भी जरूर बताइएगा ताकि हमारा इंटरेक्शन होता रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय।